अपने अपने यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल विद क्यूट बॉय पे एसी सर्किट का आज लास्ट टॉपिक है। टोटल मैंने 100 क्वेश्चन कवर करा दिया आपको एसी सर्किट्स के, और इन 100 क्वेश्चन में से शायद ही ऐसा क्वेश्चन हो जो आपको ना आए। ठीक है, आप अगर इन 100 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेते हैं देन यू विल बी द, आप आगे रेस में चले जाएंगे बाकी बच्चों से। ठीक है, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही आ रहे हैं। अब ये ज़रा क्वेश्चन पढ़िए, ये ज़रा जो इस बोर्ड पे लिखा हुआ है, ये ऐप पे लिखा हुआ है, डिजिटल ऐप पे ये लिखा हुआ है, व्हेन एन अल्टरनेटिंग करंट पासिस थ्रू एन ओमिक रेजिस्टेंस द इलेक्ट्रिकल पावर कन्वर्टेड इनटू हीट इज। अब बताइए, सारा खेल सिर्फ इस ओमिक रेजिस्टेंस में है। जिसको ये समझ आ गया ना ये क्या है ये, वो इस क्वेश्चन का जवाब देखते ही दे देगा। बस थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में यही होता है, कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है, आपने समझा हुआ है चीज़ों को सही से, आप गेम बजा देंगे, पूरे क्वेश्चन की गेम बजा देंगे। ठीक है, अब गेम कैसे बजानी है, सारा का सारा इस लाइन पे है क्वेश्चन। ये क्या बोल रहा है ज़रा समझिए, कि जब एक अल्टरनेटिंग करंट पास करता है ओहमिक रेजिस्टेंस से एक एसी रेजिस्टेंस से, ये मेरी एसी रेजिस्टेंस है, इससे जब अल्टरनेटिंग करंट पास करेगा, ये एसी बना दिया मैंने, ये एसी करंट जब इससे पास करेगा, एसी करंट जब इससे पास करेगा, एसी करंट जब इससे पास करेगा, इधर आई लिख दिया मैंने, तो जो इलेक्ट्रिक पावर कन्वर्ट होगी वो कैसी कन्वर्ट होगी। तो भैया इलेक्ट्रिक पावर रेजिस्टेंस, ये जो आर है ये कंज्यूम करता है। रेजिस्टेंस जो होता है, रेजिस्टेंस जो होता है ना, वो इलेक्ट्रिक पावर को कंज्यूम करता है। रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिक पावर को कंज्यूम करता है, और रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिक पावर को कंज्यूम करता है। और कौन सी पावर कंज्यूम होती है, ट्रू पावर, ऑप्शन बी। एक्टिव पावर पे काम करता है ना, रेजिस्टेंस ही तो सिर्फ पावर डिसिपेटिंग एलिमेंट होता है। तो रेजिस्टेंस अगर पावर डिसिपेटेड एलिमेंट है तो इलेक्ट्रिक पावर को हीट में कैसे कन्वर्ट करेगा, जब ट्रू पावर को एब्जॉर्ब करेगा। समझ आई बात, समझ आई बात। तो बस यही तो था, ट्रू पावर को एब्जॉर्ब करेगा, तो ऑप्शन आएगा बी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी साइनोसोडियल करंट इज इक्वल टू इट्स वैल्यू एट एन एंगल ऑफ डैश डिग्रीज। ठीक है, तो ये होती है 45 डिग्री पे, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, पर्पस ऑफ पैरेलल सर्किट इज टू मैग्नीफाई। पैरेलल रेजोनेंस सर्किट क्या करता है, पैरेलल रेजोनेंस सर्किट जो होता है, ये जो पैरेलल रेजोनेंस सर्किट होता है ये क्या करता है, ठीक है, ये करता है करंट को एम्पलीफाई, करंट करंट एम्पलीफाई करता है। ये करंट यानी करंट को एम्पलीफाई करता है पैरेलल रेजोनेंस सर्किट। ठीक है, ठीक है, तो ऑप्शन क्या आएगा इसका, ए। यदि यहां पे पैरेलल कट करके सीरीज रेजोनेंस सर्किट दिया होता, सीरीज रेजोनेंस सर्किट दिया होता, तब आंसर कुछ और आता, तब हमारे पास आता वोल्टेज। समझ आई बात। लेकिन बात किसकी हो रही है, बात हो रही है पैरेलल रेजोनेंस सर्किट की। अबे यार, पैरेलल रेजोनेंस सर्किट की। पैरेलल रेजोनेंस सर्किट हमेशा एम्पलीफाई करता है करंट को, तो ऑप्शन आएगा भैया हमारे पास ए। ठीक है, सेफेस्ट वैल्यू ऑफ करंट द ह्यूमन बॉडी कैन कैरी मोर देन 3 सेकेंड्स। इसमें से कौन सा करंट है जो ह्यूमन बॉडी 3 सेकेंड से ज़्यादा सहन कर सकती है। तो भैया याद रखना, हमेशा 9 मिली एम्पियर का जो करंट होता है,
वो मोर देन 3 सेकेंड्स सहन हो सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन आएगा बी। इन अ हाईली कैपेसिटिव सर्किट, एक हाईली कैपेसिटिव सर्किट के अंदर क्या होगा? एक हाईली कैपेसिटिव सर्किट के अंदर क्या होगा? एक हाईली कैपेसिटिव सर्किट में भैया, अगर सर्किट हमारा हाईली कैपेसिटिव है, सर्किट अगर हमारा हाईली कैपेसिटिव है, मतलब क्या होगा? कैपेसिटिव सर्किट अगर ज़्यादा है, कैपेसिटिव सर्किट अगर हमारा हाईली कैपेसिटिव है, मतलब क्या? कैपेसिटिव क्या होता है? रिएक्टिव कंपोनेंट। मतलब अगर सर्किट हाईली कैपेसिटिव है, इसका मतलब रिएक्टिव पावर का जो कंटेंट है, ठीक है, रिएक्टिव पावर का जो कंटेंट है, सर्किट अगर हाईली कैपेसिटिव है तो रिएक्टिव पावर कंटेंट क्या है? मोर, ज़्यादा है। ठीक है, किससे? किससे? एक्चुअल पावर से, मोर देन एक्चुअल पावर। तो याद रखना, कैपेसिटिव सर्किट जब भी कभी कोई भी अगर हमारा हाईली कैपेसिटिव सर्किट होता है तो उसमें रिएक्टिव पावर का कंटेंट एक्चुअल पावर से ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना। अच्छा, जिसने एसी सर्किट ढंग से पढ़ा होगा ना, यहीं से क्वेश्चन का अंदाजा लगा लेगा। हाईली कैपेसिटिव सर्किट बोला है भैया, कैपेसिटिव अगर ज़्यादा होगा तो मतलब क्या होगा? सर्किट अगर हाईली कैपेसिटिव है, इसका मतलब रिएक्टिव पावर ज़्यादा है। यहीं से मेरे जैसे से ना, यहीं से आइडिया लगा लेगा, मतलब रिएक्टिव पावर ज़्यादा है। ठीक है, इसका मतलब मुझे किस पे टिक करना है? सी पे। रिएक्टिव पावर ज़्यादा होगी एक्चुअल पावर से। ठीक है, तो बस। भाई कोई मदद नहीं करेगा आपकी। जो सोच रहे हो ना दूसरे सारे चैनलों पे जा जाके वहाँ पे बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर है, ये भैया मेरी बात सुन लो। वो ना पेपर देने नहीं जाते, उनको नहीं पता कि भैया थ्योरी आता है बेसिक सर्किट में। वो जमाना गया, आपको इम्पिडेंस निकालने को दे देगा। ठीक है, आप बड़े चौधरी होके फॉर्मूला लगा दिया, जेड इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। वो किसी जमाने में होता था। अब आते हैं थ्योरेटिकल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, और उसके लिए आपको मेरी एक्सरसाइजेस देखनी पड़ेंगी, क्योंकि मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, मैं पेपर देने जाता हूँ। ठीक है, तुम्हारे समुंदर वाले की तरह भैया। ठीक है भैया, समुंदर वाला बड़ा चैनल हो गया है, उसके 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाले हैं। ठीक है, मोटे चश्मे वाले पे तो मिलियन ऑफ सब्सक्राइबर हो जाएंगे अभी कुछ टाइम में। वैसे तो उसके हज़ारों में हैं, हज़ारों लाखों में सब्सक्राइबर हैं मोटे चश्मे वाले के तो। ठीक है, बेटा बेटा के 50,000 से ऊपर सब्सक्राइबर है। ठीक है, तो भैया वहाँ जाके वो तुम्हारे को जेड, वो अभी भी क्या करा रहे हैं? जेड इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। भाई ये फॉर्मूला किसी जमाने में यूज़ होता था, वो अब नहीं है। सुन रहे हो ना मेरी बात? जो जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, कौन है मेधी वगैरह सब्सक्राइब कर रखा है, जो नए नए बच्चे पसंद कर रहे हैं मेरे को। ठीक है, और भी जितने सब्सक्राइबर हैं भैया, ये पहले होता था। तुम भी तो स्टूडेंट हो ना, एनएचपीसी दे लिया ना, थ्योरी क्वेश्चन आए थे ना एसी सर्किट्स के, और सारे ही टॉपिक्स के थ्योरी क्वेश्चन थे। क्वेश्चन थ्योरी ही आएंगे, बस सीधी सी बात है, जो करना है वो खाड़ लो। पुअर पावर फैक्टर का क्या मतलब होता है? बहुत इंपॉर्टेंट भैया, पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट से रिलेटेड अब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आने लग गए हैं जेईई एग्जाम में, क्योंकि ये कंसेप्चुअल टॉपिक है। अब बताओ, पावर फैक्टर यदि पुअर होगा तो क्या होगा? रिड्यूस हैंडलिंग कैपेसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिकल सिस्टम, बिल्कुल सही है। पावर फैक्टर यदि लो होता है, एफिशिएंसी डाउन हो जाती है, तो हैंडलिंग कैपेसिटी इलेक्ट्रिकल सिस्टम की पुअर हो जाती है। रिजल्ट्स इन मोर लॉसेज इन इलेक्ट्रिकल सिस्टम, बिल्कुल सही। ठीक है, ओवरलोड हो जाएंगे अल्टरनेटेड ट्रांसफार्मर डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन क्या आएगा? डी। देख लो, कंसेप्चुअल क्वेश्चन था ये, सारे ऑप्शन सही हैं इसके। ठीक है, अब जरा समझिए ऐसा होता क्यों है। थोड़ा सा मैं पावर फैक्टर के बारे में बता देता हूँ। देखिए क्या होता है, पावर फैक्टर जो होता है ना हमारा,
पावर जो होती है ना थ्री फेज सिस्टम की, वो होती है √3 VLIL कॉस फाई, ठीक है। अब अगर मैं लाइन करंट को यहां पे रखूं तो क्या बनेगा, P/√3 VL, सॉरी इधर मैं पावर, रुक जाओ थोड़ा सा गलत हो गया, हो जाता है कभी कभी, रुक जाओ जरा, थोड़ा सा ना और स्मॉल राइटिंग में लिखता हूँ ताकि आपको समझ। पावर होती है थ्री फेज सिस्टम की √3 VLIL, ध्यान से सुनना कॉन्सेप्ट को, कॉस फाई, ठीक है। कोई नहीं बताएगा आपको, सब बकवास है हर जगह, ठीक है। अब सुनना जरा, यदि मैं पावर फैक्टर को यहां पे रखूं, ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, P/√3 VLIL। अब देखिए जरा, पावर फैक्टर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है लाइन करंट के, लाइन करंट ये रहा ना, पावर फैक्टर यदि हमारा डाउन जाएगा, पुअर होएगा, नीचे गया, ये मैंने एरो बना दिया, पुअर हो गया, नीचे चला गया, लाइन करंट बढ़ जाएगा, लाइन करंट बढ़ेगा तो ऑप्शन पे जाओ। अब ऐसे करते हैं पेपर के सवाल, ऐसे करे जाते हैं थ्योरी क्वेश्चन भी लॉजिक से करे जाते हैं, ठीक है। पावर फैक्टर क्या हो गया, पुअर हो गया, लाइन करंट बढ़ गया, लाइन करंट बढ़ेगा तो रिड्यूस्ड हैंडलिंग कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल सिस्टम, बिल्कुल सही, एफिशिएंसी कम हो जाएगी, तो ऑप्शन ए भी सही हो गया, फॉर्मूले से भी प्रूव करके दिखा दिया मैंने। मोर लॉसेज, ऑब्वियस सी बात है, करंट बढ़ा, देखो पावर फैक्टर डाउन गया, करंट बढ़ा तो रिजल्ट इन मोर इलेक्ट्रिकल लॉसेज, बिल्कुल सही। और अगर लॉसेज बढ़ेंगे तो अल्टरनेटर्स ओवरलोड होंगे, ट्रांसफार्मर डिस्ट्रीब्यूशन लाइन ओवरलोड होगी, तीनों सही हो गए, चारों सही हो गए, ठीक है। तो बढ़िया, नेक्स्ट तो आसान क्वेश्चन है। फॉर्म फैक्टर साइन वेव का हमेशा पूछा जाता है 1.11, ठीक है। और फॉर्म फैक्टर होता क्या है ये भी ध्यान रखना, रेशियो होती है RMS वैल्यू डिवाइडेड बाय एवरेज वैल्यू की, ठीक है। साइनोसोडियल वेव का 1.11 होता है। देखो अब ना यहां से मैं दो चीजें और बताऊंगा, जरा इसको ध्यान से समझो। फ्रीक्वेंसी जो होती है ना डोमेस्टिक पावर सप्लाई की इंडिया में, वो कितनी होती है, डोमेस्टिक पावर सप्लाई की जो इंडिया में फ्रीक्वेंसी होती है ना, वो होती है 50 हर्ट्ज, ऑप्शन आएगा डी आंसर, ठीक है। ये होती है 50 हर्ट्ज, ये पूछा है इंडिया में, ठीक है। अगर ये यहाँ पे इंडिया की जगह USA कर देता, ठीक है, तब हमारा जो आंसर आता ना, तब हमारा आंसर आता ऑप्शन सी, तब आता 60 हर्ट्ज अगर USA कर देता। तो अगर SSC JEE वाला नया क्वेश्चन बनाता ना USA करके, तो 60 हर्ट्ज कर जाना वहां पे, ठीक है। फिर ये ना बोलना कि सर आपने हमें बताया नहीं था कि USA में 60 है, ठीक है। तो USA में 60 होता है, ठीक है। इंडिया पूछा हुआ है, यहाँ पे इंडिया पूछा हुआ है, तो इंडिया में होएगा 50 हर्ट्ज। प्योर इंडक्टिव सर्किट, हाँ जी, प्योरली इंडक्टिव सर्किट बताओ जी ऑप्शन। प्योर इंडक्टिव सर्किट, ऑप्शन ए है कंज्यूम सम पावर ऑन एवरेज, बिल्कुल गलत। प्योर इंडक्टिव सर्किट कभी पावर कंज्यूम ही नहीं करता, ठीक है। डज नॉट टेक पावर फ्रॉम अ लाइन, बिल्कुल गलत, ठीक है। लेता है लेकिन रिटर्न कर देता है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन है टेक पावर फ्रॉम द लाइन ड्यूरिंग सम पार्ट ऑफ द साइकिल एंड देन रिटर्न बैक्स टू द अदर ड्यूरिंग पार्ट ऑफ द साइकिल, बिल्कुल सही, ऑप्शन सी, ठीक है। अब जरा ध्यान से समझिए, प्योर इंडक्टिव सर्किट बोला था तो पावर तो कंज्यूम करेगा नहीं, पावर लाइन से लेगा नहीं, करेगा क्या, कुछ पार्ट के लिए, सम पार्ट ऑफ साइकिल के लिए पावर को लेगा और अगले पार्ट पे रिटर्न कर देगा। समझ आई बात, ठीक है, ठीक है, समझ आई बात, ठीक है। ये जो प्रॉपर्टी होती है ना, ये जो प्रॉपर्टी होती है ना, ये जो कहानी लिखी हुई है यहाँ पे इतनी बड़ी तुम्हारे सर के सामने जो ये कहानी लिखी हुई है, इसी प्रॉपर्टी की वजह से एक प्योर इंडक्टिव सर्किट को रिएक्टिव सर्किट कहा जाता है, ठीक है। ये जो प्रॉपर्टी होती है, कुछ साइकिल में
पावर लाइन से लेना और अगली साइकिल में इसको रिटर्न कर देना, ठीक है। ये जो प्रॉपर्टी होती है ना इंडक्टर की, इसको बोलते हैं बैक एंड फोर्थ प्रॉपर्टी, ठीक है, बैक एंड फोर्थ प्रॉपर्टी। रुक जो, इसको साफ साफ लिख देता हूं। ये जो प्रॉपर्टी होती है ना इंडक्टर की तीसरे वाली, इसको बोलते हैं बैक एंड फोर्थ प्रॉपर्टी। एक क्वेश्चन ऐसे भी बन के आ सकता है कि बैक एंड फोर्थ प्रॉपर्टी किस इक्विपमेंट में होती है। बैक एंड फोर्थ प्रॉपर्टी जो होती है ना सप्लाई की, वो होती है इंडक्टिव सर्किट में, ठीक है। ठीक है, समुंदर वमुंदर पे जाके कुछ नहीं होना तुम्हारा, पहले ही बोल दिया मैंने, ठीक है। बेटे बेटे से कुछ नहीं होना, ठीक है। किसी चैनल पे 10 20 50 हज़ार सब्सक्राइबर हैं। सब्सक्राइबर आजकल बेवकूफ़ बना के भी बढ़ाए जा सकते हैं, ठीक है। सब्सक्राइबर देख के प्लीज़ मत जाएं कहीं भी, ठीक है, नहीं तो फिर तुम्हारा बुरा हाल होएगा आगे, ठीक है। इन अ प्योर इंडक्टिव सर्किट, एक प्योर इंडक्टिव सर्किट में क्या होता है? इन अ प्योर इंडक्टिव सर्किट, एक प्योर इंडक्टिव सर्किट में होता क्या है भैया? बिल्कुल आसान है, करंट लैग करता है सप्लाई वोल्टेज से 90 डिग्री, ऑप्शन आएगा बी। बस इजी है, चलो चलो। इन अ प्योर रेजिस्टिव सर्किट, प्योर रेजिस्टिव सर्किट में क्या करता है? बहुत आसान है, प्योर रेजिस्टिव सर्किट में करंट इन फेज रहता है सप्लाई वोल्टेज के, ऑप्शन आएगा डी। हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है। कैपेसिटर जो यूज होते हैं ना पावर फैक्टर करेक्शन के लिए, पावर फैक्टर को करेक्ट करने के लिए जो कैपेसिटर यूज होते हैं ना हमारे, वो कौन से होते हैं? तो पावर फैक्टर की करेक्शन के लिए जो कैपेसिटर यूज होते हैं ना हमारे, वो होते हैं भैया केवीएआर में यूनिट होती है उनकी, किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव्स में, ठीक है। तो ये याद रखना, ये आ सकता है क्वेश्चन, इसी तरीके के थ्योरी क्वेश्चन डाल रहे हैं आजकल, बेसिक बेसिक। बंदा एग्जाम सेंटर में बैठा कंफ्यूज हो जाता है, भूल जाता है, बाकी कोई टेंशन की बात नहीं है। हाँ ये क्वेश्चन करके दिखाओ भैया। पावर कंज्यूम्ड इन द सर्किट एलिमेंट विल बी लीज्ड व्हेन द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेजेस। पावर जो कंज्यूम होएगी ना सर्किट एलिमेंट में, वो सबसे कम होएगी अगर फेज एंगल करंट और वोल्टेज के बीच का कितना होगा? ओ भैया इजी सा है ये तो, जब 90 डिग्री होएगा। ओ भैया लीस्ट पावर कब कंज्यूम होएगी? जब पावर लीस्ट कब होएगी? जब हमारी पावर जो होएगी वो जीरो होएगी ना। और पावर जीरो कब होएगी? ये लिखो, पावर का फॉर्मूला लिखो एसी सर्किट का, वी आई कॉस फाई, और वी आई कॉस फाई होता है ना, तो कॉस 90 डिग्री पे तो होगी पावर सबसे लीस्ट, क्योंकि कॉस 90 क्या होता है? जीरो। तो पावर क्या होगी? जीरो। तो किस एंगल पे हुई? 90 डिग्री पे, ठीक है। तो ऑप्शन बी तो आ गया, ठीक है ना। ठीक है, समझ आई ना बात? कॉस 90 जीरो लीस्ट बोला है ना, तो बस। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट परटेन टू रेजिस्टेंस ओनली? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सिर्फ रेजिस्टेंस के लिए एप्लीकेबल है? हाँ जी, ऊपर जो ये दिखा रहा है ना इतना बड़ी लाइन लिख के, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट परटेन टू रेजिस्टेंस ओनली, यानी रेजिस्टेंस के लिए कौन सी स्टेटमेंट एप्लीकेबल है? ऑप्शन ए कैन डिसिपेट कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ पावर, बिल्कुल सही, यही हो गया हमारा आंसर भैया। रेजिस्टेंस ही तो पावर को डिसिपेट करता है, ठीक है, ठीक है ना, ठीक है ना। दूसरा ऑप्शन कैन एक्ट एज एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस, क्या रजिस्टर एनर्जी को स्टोर करता है? कौन बेवकूफ़ कहता है कि रजिस्टर एनर्जी को स्टोर करता है? रजिस्टर कभी एनर्जी को स्टोर नहीं करता, ये एक पावर डिसिपेटिंग एलिमेंट होता है, एक्टिव पावर पे काम करता है। एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट्स उनको बोलते हैं जो रिएक्टिव पावर पे काम करते हैं, जैसे कि इंडक्टर हो गया, कैपेसिटर हो गया, ठीक है। कनेक्टिंग देम इन पैरेलल इंक्रीजेस द टोटल वैल्यू, ठीक है।
क्या रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट करके कभी टोटल वैल्यू बढ़ती है? नहीं बढ़ती, कम होती है वैल्यू पैरेलल में कनेक्ट करके, ठीक है। ओपोज सडन चेंज इन वोल्टेज, ऑप्शन डी। सी भी गलत है, ऑप्शन डी भी गलत है, ऑप्शन ए ही राइट आंसर आएगा। क्या कैपेसिटर वोल्टेज के चेंज को अपोज करता है? बिल्कुल भी नहीं करता। वोल्टेज के चेंज को कौन अपोज करता है? कैपेसिटर करता है। ये एक और एमसीक्यू बना दिया मैंने, यहीं से बन गया, ठीक है, कि वोल्टेज के चेंज को कौन करता है? कैपेसिटर करता है, ठीक है। सब्सक्राइब किया करो यार चैनल, तुम ना वीडियो देख लेते हो, सब्सक्राइब नहीं करते, ठीक है। मैं बहुत काम का बंदा हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह ही स्टूडेंट हूँ और मैं एग्जैक्ट जानता हूँ। और मैं अगर मान लो मैं कहीं भी सिलेक्ट हुआ ना, जैसे यूपी पीसीएल में ट्रांसमिशन में सिलेक्ट हुआ, ठीक है, तो मैं तुम्हें जीवन भर गाइडेंस दूंगा। इसीलिए ट्रांसमिशन चाहता हूँ मैं। एसएससी जेई में मैं सीपीडब्ल्यूडी चाहता हूँ। क्यों? मैं कम वर्कलोड वाले डिपार्टमेंट इसलिए चाहता हूँ, मैं तुम्हें गाइड कर सकूँ। भैया जेई में गाइडेंस की कमी है, बहुत कमी है जेई में गाइडेंस की। तुम्हें नहीं पता, सब्सक्राइबर ज़्यादा बटोरने से गाइडेंस नहीं होती। गाइडेंस होती है प्रेजेंट टाइम में ट्रेंड क्या चल रहा है, कैसे बच्चों को कराएं, एमसीक्यू अटेम्प्ट कराएं। कोई लॉजिस्टिक पढ़ा रहा है तुम्हें एमसीक्यू, टीचर आता है बिना लॉजिक बताए टिक कर देगा सीधा, या कुछ समझाएगा नहीं। या एमसीक्यू चलो तुम सीधा भी टिक कर रहे हो, कम से कम एमसीक्यू थ्योरी के तो लाओ यार। वही अभी भी मशीन में भी ना वो बैक ईएमएफ वाले फॉर्मूले करा रहे हैं। कौन से भैया? आर्मेचर करंट दे रखा है, ईबी दे रखा है, आरए निकाल लो, कोई भी निकाल देगा। ये तो थ्योरी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये तो कोई भी निकाल देगा। अब एग्जामिनर हो गया तेज, वो दे रहा है थ्योरी क्वेश्चन कि तुम तुक्के मारो, तुक्के, और नेगेटिव में जाओ और आराम से बच्चे लेने। उसके लिए तो बच्चे लेने आसान हो गए। तुम तुक्के मारोगे, 190 180 अटेम्प्ट कर दोगे थ्योरी क्वेश्चन बोल के, और फिर गलत हो जाएंगे। जबकि थ्योरी क्वेश्चन अटेम्प्ट के लिए आपके लॉजिक्स क्लियर होने चाहिए। बिल्कुल पढ़ो चाहे कम, लेकिन लॉजिकली पढ़ो, ठीक है। आप जरा ये समझो, सीरीज एलसी सर्किट में रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे क्या होगा? ओ भैया, जहां पे भी आपको सीरीज एलसी सर्किट या कुछ भी दिखता है ना, सीरीज सर्किट दिख जाता है और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी दिख जाता है, उसका एक ही मतलब होता है, करंट मैक्सिमम और इम्पीडेंस मिनिमम, जेड मिनिमम, ठीक है, जेड मिनिमम, ठीक है, याद रखना। सीरीज रेजोनेंस सर्किट कोई सा भी हो, उसमें करंट मैक्सिमम होगा और इम्पीडेंस मिनिमम होगी। तो करंट क्या होगा? देखते ही मैक्सिमम, ठीक है। नेक्स्ट है भैया, इन अ सर्किट कंटेनिंग आरएलसी, ठीक है, पावर लॉस टेक प्लेस इन, ठीक है। मैंने फिर बताया, अब ये घूम के आ गया क्वेश्चन, पहले वाला ही है ये, बस थोड़ा सा इसने बोल दिया। यहाँ पे ना ट्रू पावर की जगह ना पावर लॉस दे दिया इसने। अब जरा समझो, इन सर्किट कंटेनिंग आरएलसी पावर लॉस टेक प्लेस करता है। पावर लॉस किस में होता है? तो पावर लॉस हमेशा रेजिस्टिव सर्किट में होएगा, ऑप्शन सी आर ओनली। कैपेसिटर में पावर लॉस नहीं होता, इंडक्टर में पावर लॉस नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये रिएक्टिव कंपोनेंट्स हैं, इनमें करंट 90 डिग्री लैग करता है। कैपेसिटर में करंट 90 डिग्री लीड करता है, इंडक्टर में करंट 90 डिग्री लैग करता है, और रेजिस्टेंस में सप्लाई वोल्टेज के इन फेज रहता है, इसीलिए हमारे पास कुछ ना कुछ पावर मिलती है हमें, ठीक है। ठीक है, अब ये करो, ठीक है, ये करो। बेस्ट प्लेस टू इंस्टॉल द कैपेसिटर इज, सबसे बेस्ट प्लेस कौन सी होती है कैपेसिटर को इंस्टॉल करने की? ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा हुआ, सारे ऑप्शन एक जैसे दे रखे हैं। पहला दे रखा है नियर टू इंडक्टिव लोड। देखो, कैपेसिटर इंस्टॉल तो हम करेंगे और इंडक्टिव लोड पे ही करेंगे, लेकिन उसके नियर नहीं करते और ना ही फार करते। देखो, ना तो उसके नियर करते, ना तो फार करते, यानी दूर करते। हम कहाँ पे करते हैं? अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ इंडक्टिव लोड। अब सर को कैसे पता कि अक्रॉस आएगा? भैया, अक्रॉस का मतलब ना पैरेलल होता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें भी नोट किया करो, पेपर एग्जामिनर ऐसे बना देता क्वेश्चन। याद रखना, मेरे चैनल वाले को हमेशा पता होना चाहिए, जो मेरे चैनल से पढ़ रहा है, अक्रॉस का वर्ड जो मीनिंग होता है ना, ये अक्रॉस वर्ड जो मीनिंग होता है ना, अक्रॉस शब्द को ना इलेक्ट्रिकल में पैरेलल में कनेक्ट करने को भी अक्रॉस बोलते हैं। अक्रॉस द इंडक्टिव लोड का मतलब होता है हमने पैरेलल में कनेक्ट किया। ये पैरेलल का साइन बनाया मैंने, दो डंडे, ठीक है। तो पैरेलल में कनेक्ट करने को भी अक्रॉस द इंडक्टिव लोड बोला जाता है। जैसे ये बोल रहा है कैपेसिटर को इंस्टॉल करने का बेस्ट प्लेस कहाँ पे है? ये एक इंडक्टिव लोड है, ठीक है, ये मेरी सप्लाई लाइन आ रही है, मैंने अक्रॉस कर दिया, मतलब पैरेलल में अगर कनेक्ट कर दिया कैपेसिटर को, ये मेरा कैपेसिटर है, ये मेरा इंडक्टर है एल,
ठीक है, पावर फैक्टर मुझे इम्प्रूव करना था, तो ये मैंने जो अक्रॉस में कराया ना, ये पैरेलल में जो कनेक्ट कराया, इसी पैरेलल वर्ड को अक्रॉस भी कहा जाता है इलेक्ट्रिकल में, ठीक है। तो अक्रॉस, इसीलिए मेरे को पता चल गया अक्रॉस सुन के कि पैरेलल आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है भैया, ये तो देखते ही बता देगा कोई। ऑल द डेफिनेशन ऑफ पावर फैक्टर ऑफ अ सीरीज सर्किट आर करेक्ट एक्सेप्ट, सारा कुछ करेक्ट है सीरीज सर्किट में, ठीक है। एक्सेप्ट क्या है, पावर फैक्टर क्या होता है, सुनो, पावर फैक्टर ना कॉस फाई, पावर फैक्टर जो होता है ना कॉस फाई, रुको जरा ध्यान से, पावर फैक्टर होता है कॉस फाई, ये लिखा कॉस फाई, ये होता है आर बाय जेड के बराबर, यानी रेजिस्टेंस बाय इम्पिडेंस, ठीक है। ठीक है, अब जरा ऑप्शन दे देखना, ऑप्शन ए में क्या लिखा हुआ है, रिएक्टेंस बाय इम्पिडेंस, यानी एक्स बाय जेड लिखा हुआ है। क्या पावर फैक्टर एक्स बाय जेड होता है, नहीं होता, गलत है ये। रिएक्टेंस बाय इम्पिडेंस लिखा है ना, पावर फैक्टर क्या होता है, रेजिस्टेंस बाय इम्पिडेंस होता है, तो यही तो गलत हो गया, ऑल एक्सेप्ट, ठीक है, गलत पूछा हुआ है ना, तो ऑप्शन आएगा ए, ठीक है। ये एनएचपीसी में पूछा था क्वेश्चन, शायद इसी पीडीएफ से लिया होगा, एनएचपीसी में पूछा हुआ था ये, फ्रीक्वेंसी की ना बेसिक डेफिनेशन पूछी थी, थ्योरी, ये था फ्रीक्वेंसी ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट इज, फ्रीक्वेंसी अल्टरनेटिंग करंट की क्या होती है, ठीक है। तो स्पीड विच अल्टरनेटर रन, ये तो गलत है, स्पीड जिसमें अल्टरनेटर रन करता है उसको तो सिंक्रोनस स्पीड बोलते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ सर्कल जनरेटेड इन 1 मिनट, ये भी गलत, फ्रीक्वेंसी कभी भी मिनट्स में नहीं होती, सेकंड्स में होती है, ठीक है। ऑप्शन सी, नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकंड, बिल्कुल सही, नंबर ऑफ वेव 1 सेकंड में जो पास करती है ना उसे बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू अ पॉइंट, बिल्कुल गलत, इलेक्ट्रॉन्स का तो फ्रीक्वेंसी से कोई लेना देना ही नहीं होता, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो थैंक यू यार, अप्रिशिएट भी किया करो अगर अच्छी लगती है क्लास, कुछ बोला करो सर बढ़िया था, कुछ तो बोल दिया करो यार, बाकी जगह तुम समुंदर वाले के आगे तो तुम मत्था टेक देते हो, कुछ तो बोलो कि सर अच्छा लगा और लाइए एमसीक्यूज बढ़िया पढ़ा रहे हो, कीप इट अप, कुछ तो बोल दिया करो यार, तुम तो ऐसे करते हो जैसे कि मैं मास्टर ही नहीं हूँ कोई, ठीक है। थैंक यू।